गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कार क्लासेस की ओर से आप सभी बच्चे का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कि सर मैथ पढ़ाइए, कुछ बोल रहे थे फिजिक्स पढ़ाइए, कुछ बोल रहे थे कि केमिस्ट्री पढ़ाइए। सभी का बात एक एक करके सुना जाएगा, ठीक है। आज मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, कल या परसों फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स शब्द जैसे ही माइंड में आता है मैथमेटिक्स तो प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? प्रश्न उठता है कि आखिर मैथ शब्द या मैथमेटिक्स शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आज बताऊंगा। जैसे देखिए मैंने पहले से इसको लिख रखा है ताकि जल्दी से जल्दी कम मिनटों का वीडियो बने, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मैथ का हम लोग बचपन से जानते हैं हिंदी होता है गणित। मैथ का हिंदी क्या होता है? गणित। और गणित का फुल फॉर्म जो होता है मैथमेटिक्स। और यही मैथमेटिक्स जो है बाबू, ये मैथमेटिक्स जो है ग्रीक वर्ड मेथेमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? मेथेमा से। ग्रीक वर्ड मेथेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान सीखना। तो मेरे मन में उठ रहे थे, पहले प्रश्न का उत्तर मिला कि मैथमेटिक्स शब्द किस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आप सिंपल समझिए, मैथमेटिक्स शब्द जो है ग्रीक वर्ड मेथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञान सीखना होता है। दूसरा टॉपिक हमारे मन में, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि आखिर मैथमेटिक्स के जनक कौन है या किन्हें कहा जाता है। तो आपको बता दें कि मैथमेटिक्स का जनक यूनान गणितज्ञ, कौन सा गणितज्ञ? यूनान गणितज्ञ आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज को कहा जाता है, अर्थात गणित का पिता यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज को कहा गया है। तीसरा प्रश्न उठता है कि मैथमेटिक्स का क्या कोई परिभाषा भी होता है? हाँ बाबू, परिभाषित किया जा सकता है मैथमेटिक्स को। देखिए हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ना समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, फिर से वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो दूसरा है कि आखिर मैथमेटिक्स का कोई परिभाषा होता है। तो मैं आपको इसके बताने से पहले आपको बता दूं कि मैथ और साइंस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैन नॉट बी इमेजिन मैथमेटिक्स विदाउट साइंस और कैन नॉट बी इमेजिन साइंस विदाउट मैथमेटिक्स। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना साइंस के मैथ नहीं पढ़ा जा सकता और ना ही मैथ के बिना साइंस। अभी तुरंत प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा देर में। इसके आधार पर मैंने यह बताने जा रहा हूँ कि मैंने आज जो मेरे क्लास यहाँ संस्कार क्लासेस में पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को मालूम है कि साइंस में मैंने बताया है कि साइंस का ही एक पार्ट है मैथ। साइंस को एक भाग, जो बहुत सारे भागों में बांटा मैंने साइंस को, उसमें एक भाग क्या है? मैथ। तो हम कह सकते हैं मैथ जो है या मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग, मैथमेटिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग लॉजिकल थिंकिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। और इन्हीं के कारण हम प्राकृतिक से बातचीत कर पाते हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मैथ की सहायता से हम प्राकृतिक से कैसे बात करते हैं, पहला। दूसरा प्रश्न उठ रहा होगा कि सर बताइए कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है, ये लॉजिकल थिंकिंग बीच में क्या बोल रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सीखते हैं। लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग क्या है? हम एक उदाहरण से आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए
कोई दुकानदार 10 रुपया में 20 कलमे दे रहा है। 10 रुपया में कितने हो? 20 कलमे दे रहा है। 10 रुपया में कितने कलमे? 20 कलमे। तो 5 रुपया में कितने कलमे देंगे? 10 कलमे। ये तो स्वाभाविक आप निकाल लीजिए। लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग है। अगर 10 रुपया में 20 कलमे दिया जा रहा है और 5 रुपया में, तो 5 रुपया में कितने कलमे दिए जाए? आप निकाल के बताइए 10 को। ये लॉजिकल थिंकिंग है। परंतु अगर हम पूछे कि कोई दुकानदार 10 रुपया में 20 कलमे दे रहा है तो 5 रुपया में कितना आम देगा? ये दोनों जो कंसेप्ट है, दोनों जो है, ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अगर 10 रुपया में 20 कलमे दिया जा रहा है और 5 रुपया में कितना आम देगा, यह लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। तो आपको समझ में आ गया है कौन लॉजिकल थिंकिंग है, कौन लॉजिकल थिंकिंग नहीं। यानी कि लॉजिकल थिंकिंग उसे कहते हैं जो एक दूसरे से रिलेट हो सके। बिना रिलेट हुए मैथ्स में कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। जब दो सब्सटेंस या जब दो राशि जब एक दूसरे से रिलेट होंगे तो उसे लॉजिकल थिंकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आप कहिएगा सर अभी आपने बोला कि मैथ की सहायता से हम प्राकृतिक से बात करते हैं। हाँ बाबू, मैथ की सहायता से हम प्राकृतिक से बात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैथ ही है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल स्वरूप आपको बताना चाहूँ। अब कोई व्यक्ति है और बोलता है वह कि वायु में प्रकाश की चाल इतना है, जल में प्रकाश की चाल इतना है, समथिंग। जल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻31 kg। तो ये सब बोलता है, अर्थात वो क्या कर रहा है? प्राकृतिक से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वायु, प्रकाश, पृथ्वी ये सब प्राकृतिक वस्तु है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि हम लोग मैथ की सहायता से ही प्राकृतिक से बात कर पाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। हमने सीखा क्या क्या कि मैथमेटिक्स शब्द किस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा मैंने सीखा कि मैथमेटिक्स का जनक कौन है, और तीसरा मैंने इसका परिभाषा सीखा। चौथा देखिए, चौथी बात जो है वह है गणित का वर्गीकरण। तो आपको मालूम है गणित को बहुत सारे पार्ट में बांट के हम पढ़ते हैं। कुछ पार्ट का नाम आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप जानते भी होंगे, जैसे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स, ट्रिगोमेट्री। तो ये सब गणित की ब्रांच है जिसको हम लोग गणित को भिन्न भिन्न ब्रांचों में बांट कर अध्ययन करते हैं। बांटते इसलिए ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो। इस तरह से हम लोग बांट कर अध्ययन करते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मैथ पढ़ने के लिए अंक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको बता दें, अंक किसने बोला सबसे पहले, कहाँ बोला गया, ये कोई लिखित जानकारी नहीं है। लेकिन अंक को सबसे पहले लिखा हुआ प्रमाण कहाँ मिला है, आपको बता दें, ईरान में। ईरान में अंक का लिखित प्रमाण मिला है। ईरान में अंक का लिखित प्रमाण दिया गया, मिला वहां से। चलिए, ये तो था मैथ का इंट्रोडक्शन। मैंने 4 चीज पढ़ा जो मैथ के बारे में आपको बताया गया। मैथ शब्द किस शब्द से लिया गया है, ये इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा, मैथ का परिभाषा क्या होता है। तीसरा, मैथ का जो इसका वर्गीकरण है। और चौथा, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने मैथ शब्द किस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जन्मदाता कौन है, इसके बारे में पढ़ा, परिभाषा पढ़ा और वर्गीकरण पढ़ा। यही मैंने पढ़ा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आज हम लोग मैथ में एक नया ब्रांच जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोमेट्री के बारे में। सबसे पहला शब्द आप कहेगा सर ट्रिगोमेट्री क्या क्यों स्टार्ट कर दिया, और कोई ब्रांच नहीं था। मैं ट्रिगोमेट्री इसलिए स्टार्ट किया हूँ
क्योंकि मैं 2014 से ही इस कोचिंग लाइन में हूँ, लेकिन 2014 के बाद में लास्ट में बच्चे ट्रिगोमेट्री शब्द से डरते हैं। ट्रिगो हुआ बना लेते सर, बहुत हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ट्रिगो पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। हम आपको बता दें एक जानकारी के लिए, कोई सब्जेक्ट हार्ड और आसान नहीं होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट पर कितना मेहनत किए हैं, आप कितना केयरफुली उसको अध्ययन किए हैं। आप केयरफुली अध्ययन करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आपको हम कितना ट्रिगोमेट्री को आसान तरीके से समझा पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इस शब्द को लिखते ही मेरे मन में यह सवाल ये उत्पन्न होता है, इस शब्द को लिखते ही मेरे मन में सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर यह शब्द किस शब्द से लिया गया है, या यह किसी शब्दों का मिश्रण है। हाँ बाबू, आपको बता दें शब्दों का मिश्रण है। यह ग्रीक के 3 शब्दों के मिलने से बना है। पहला देखिए, ट्री मतलब तीन, गो मतलब कोल, मेट्रोन मतलब माप। इन तीनों के मिलने से ही ट्रिगोमेट्री का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसका अर्थ हुआ त्रिकोण, 3 कोणों की माप। इसका अर्थ क्या हुआ वो, 3 कोणों की माप। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका बारे में आपको तो पता चल गया। ट्रिगोमेट्री शब्द ग्रीक शब्द के 3 वर्ड के मिलने से बने हैं। ट्री मतलब ट्री, गोन मतलब गोन, मेट्रो मतलब माप। त्रिकोणमेट्रो मतलब ट्रिगोनोमेट्री मतलब पूरा अर्थ क्या हुआ, 3 कोणों की माप। पहले तो ये जानिए कि इसका किन शब्दों से मिलकर बना है, कितने शब्दों, ग्रीक शब्द के कितने शब्दों के मिलकर बना है। दूसरा इसमें सवाल उठता है कि आखिर अगर इस जान ले तो इसका परिभाषा इजी वे में दे सकते हैं। क्या परिभाषा हुआ ट्रिगोनोमेट्री का, ये गणित का एक ब्रांच है बाबू, है ना, अभी बताया ना। तो बोलेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 कोण त्रिभुज में ही होते हैं, और किसी में होते हैं चतुर्भुज में 4 कोण, पंचभुज में 5 कोण। इसलिए गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा, हाँ लेकिन ध्यान रहे इसमें वैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो उसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए ठीक है, तो गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है त्रिकोणमिति। आप समझिए कि इस क्या बना है, इसका परिभाषा क्या होता है। अगला टॉपिक है सर, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। देखिए प्राचीन समय में इसका उपयोग पृथ्वी से सूर्य की पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने में, चंद्रमा की दूरी मापने में, ग्रह की दूरी मापने में, उपग्रहों की दूरी मापने में किया जाता था। अर्थात खगोलीय पिंडों का अध्ययन में किया जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। लेकिन आधुनिक युग में हम लोग इसका उपयोग व्यापक रूप से, इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो रहा है, और दूसरा उपयोग जो हो रहा है वह हो रहा है आपका फिजिक्स में हो रहा है। अर्थात आपका अपने आप को अपना फिजिक्स बेहतर करना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री बेहतर रखिएगा। अगर आगे आप फिजिक्स ऑनर्स से कुछ करना चाहते हैं या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री बेहतर होना ही चाहिए। और ट्रिगोनोमेट्री बेहतर ना होगा तो फिजिक्स अच्छे रखने का ख्याल जीरो दिमाग से क्या कीजिए, निकाल दीजिए। चलिए अब हम लोग बिना समय नष्ट किए बता दें तो ऐसे होता है। ये था सर, बात जो बोले वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। आपको बता दें कि ट्रिगोनोमेट्री का जो ज्ञान था प्राचीन समय में 2 व्यक्ति के पास था। पहला था मिस्र के पास, दूसरा था बाबू बेबीलोन। इन दोनों वासियों के पास ही ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान था। लेकिन प्रेजेंट में आज सभी के लगभग सभी के पास ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान है, और आज आप भी इस ज्ञान से परिचित होने जा रहे हैं।
मैंने ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको यह बताया कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द किस शब्द से लिया गया है, या अगर नहीं लिया गया है तो किन शब्दों का मिश्रण है। तो ये ग्रीक के 3 शब्दों का मिश्रण है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ होता है। तो मैंने बताया कि प्राचीन समय में पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने के लिए, चंद्रमा की दूरी मापने के लिए, ग्रहों की दूरी मापने के लिए किया जाता था। लेकिन प्राचीन समय में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? प्राचीन समय में आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में, भौतिकी में किया जाता है। और मिस्र और बेबीलोन के पास प्राचीन समय यही दोनों व्यक्ति के पास ही ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी थी, और किसी को जानकारी नहीं थी, जिनके माध्यम से हम लोग व्यास सीखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा टॉपिक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैंने अभी बताया कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज, ये देखिए, ये भी एक त्रिभुज है, और ये भी एक त्रिभुज है, और ये भी एक त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज आप देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, आप देखकर बचपन से पढ़े हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण भी 90 डिग्री हो जाए उसे समकोण कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए उसे अधिक कोण कहेंगे। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जब सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से क्या छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में जब तक समकोण न बनेगा, ट्रिगोनोमेट्री में जब तक कोई त्रिभुज समकोण नहीं बनेगा, जब तक उस पर त्रिकोणमितीय सिद्धांत और नियमों का पालन नहीं होगा। कहिएगा कि इस त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय सिद्धांतों और नियम का पालन होगा इस त्रिभुज पर, लेकिन इस त्रिभुज पर नहीं होगा, इस त्रिभुज पर नहीं होगा। होगा कब? जब इसको समकोण बना देंगे तब। अब कब होगा? देखो, इस पर 90 डाल दे तब त्रिकोणमितीय इस पर लागू होगा सिद्धांत और नियम। क्या सिद्धांत है, क्या नियम बता जाएंगे, बोलिए समझिए। इस पर त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का अध्ययन केवल राइट एंगल पर ही किया जा सकता है। अगर त्रिभुज ना हो राइट एंगल तो पहले राइट एंगल बनाइए। त्रिभुज आप जो देख रहे हैं, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, सभी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। अब हमको राइट एंगल बनाना है, यानी कि हम केवल राइट एंगल का ही चर्चा करें। 3 भुजाएं होती है। देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं। एक भुजा है आपका बाबू AB, एक भुजा है AC, और एक भुजा है BC, है ना। त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा का नाम, 3 कोण भी है, कोण A, कोण B और कोण C, है ना। त्रिभुज में 3 भुजा है, और तीनों भुजा का नाम, एक भुजा का नाम AB है, दूसरे भुजा का नाम AC है, तीसरे भुजा का नाम BC है। लेकिन याद रहे आपको कि अगर समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री जो कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC जो है, AC का एक खास नाम भी है। AC का क्या खास नाम है बाबू? कर्ण, जिसे H से सूचित किया जाता है। ये B बाबू 90 डिग्री जो कोण हुआ, 90 के सामने वाला जो भी भुजा हो जाए उसको कर्ण कहते हैं। आप कहेगा सर हमको कुछ, जैसे मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं, अब आपको लग रहा होगा ऐसे बना देते हैं, ऐसे। अब ये 90 है, अब ये 90 है, मान लीजिए जिसका नाम A B C। अब ये 90, इसके सामने कौन भुजा है? 90 के सामने बाबू, 90 के सामने ये भुजा, ये अभी मेरा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। कर्ण पहचानने आ रहा है, कर्ण पहले पहचानिए कौन कर्ण होता है। अगर मान लीजिए हम ऐसे बना दे, ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं ना, A B C। अब इसमें आपको कर्ण पहचाना है, तो 90 है, तो इसके सामने कौन होगा? कर्ण, ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण, जिसको S से सूचित किया, कर्ण पहचानने आ जाना चाहिए। यानी 3 भुजा और तीनों भुजा का कोई खास नाम होता है। 3 भुजा, तीनों भुजा का खास, तो हमको कर्ण तो पता चल गया कि कर्ण क्या है। देख रहे हैं हर जगह, आप देखिए कर्ण क्या है, AC कर्ण, AC कर्ण। 2 भुजा और होते हैं, इन दोनों भुजा का, एक का भुजा का नाम होता है लंब, तो एक का भुजा का नाम होता है आधार।
एक का भुजा का नाम लंब होता है, जिसको लंब को P से आधार को B से सूचित किया जाता है। लंब को P से और आधार को B से सूचित किया जाता है। तीन भुजा होती है, एक कर्ण, एक लंब, एक आधार। 90 के सामने वाला को कर्ण कहेंगे। अब बच्चा सर आधार और लंब किसे कहेंगे? इसको आधार कहेंगे कि इसको लंब कहेंगे कि इसको लंब कहेंगे कि इसको आधार कहेंगे? ये बात थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, तो टेंशन नहीं है। अगर आप जैसे पहले इसको समझने के लिए आप मेरे एक उदाहरण को समझिए। मैं इसको समझाने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए। मेरे पास दो बुक है बाबू, एक मैथ का एक फिजिक्स का। मेरे पास कितने बुक है? दो। देखिए मेरे पास दो बुक है, एक जिसका नाम है मैथ और एक का नाम है फिजिक्स। ये मेरे पास दो बुक है, एक का नाम मैथ है, दूसरे का नाम फिजिक्स है। और मैंने दो विद्यार्थियों को बुलाया, जिसका नाम है रोहन और चाहे मोहन और सोहन। मैंने मोहन और सोहन को बुलाया और बिना देखे दोनों को बुक दे दिया। तब मेरे मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर मोहन के पास मैथ है या सोहन के पास, तो अगर मैं मानता हूँ रियल बात नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर मोहन मैथ ले गया होगा तो सोहन फिजिक्स ले गया होगा, और सोहन फिजिक्स ले गया होगा तो मोहन जो होता मैथ ले गया होगा। हम फिक्स तो बात है। उसी तरह से अगर जब तक कुछ ना बोला जाए तो ये भी लंब है, ये भी आधार। अगर ये लंब मानते हैं तो ये आधार मानते हैं ये लंब, ये लंब मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आधार। और ये आधार मानते हैं तो ये बन जाता है लंब। बात समझ में आए? ये लंब मानिएगा तो ये क्या बनेगा? आधार। ये आधार मानिएगा तो क्या बनेगा? लंब। ये इतना क्लियर हो। लेकिन हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए, मेरा अनुमान सही जाता है कि मैंने पूछा मोहन से, मोहन बाबू तुम्हारे पास कौन सा बुक है? तो बोल दिया मैथ। अब मैंने मोहन से पूछ लिया था, सोहन से पूछने की कोई जरूरत है हमको? हम तो अनुमान लगा ही लेंगे कि अगर मोहन के पास मैथ है तो सोहन के पास क्या होगा? फिजिक्स होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये थीटा कह दे, अगर इन त्रिभुज के तीन कोण में से अगर ये थीटा कोण बोल देता है, अगर थीटा कोण बोल देता है तो ये थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी, थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होगी वह होगी आपका कर्ण, वह होगा लंब। वो क्या होगा? लंब। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको P से सूचित करते हैं। अगर कोई एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, यानी कि P से। अगर ये लंब हो गया तो ये मेरा क्या हो गया? आधार। ये मेरा क्या हो गया? आधार। और आधार को B से। लेकिन अगर दूसरा फिगर अगर इसी में देखें, हम मान लीजिए ऐसे लेते हैं फिगर, देख लीजिएगा ध्यान से सुनिएगा। ABC यही मेन टॉपिक है। अगर ये समझ में आया तो पहला चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 90 डिग्री है, तो ये तो फिक्स हो गया मेरा कर्ण है। ये 90 डिग्री तो ये फिक्स हो गया मेरा कर्ण है। अब अगर मान लीजिए इसको अभी थीटा मानते हैं, तो मैंने बोला है जिसको थीटा मानिएगा या जिसको फिक्स, जो कोण फिक्स कर दीजिएगा, उस फिक्स कोण के सामने वाली भुजा, क्या होती है? लंब होती है। तो यानी कि ये मेरा लंब हो गया बाबू, यानी कि P, और ये मेरा बन गया क्या? आधार। ये क्या बन गया? आधार, जिसको बोलते हैं D। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो मैं दावा करता हूँ कि पहला चैप्टर बनाने में बहुत ही कम दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में कौन लंब, कौन आधार, कौन कर्ण होगा? देखिए एक बार फिर समझिए, फिर से मिटाना है। देखिए इसको एक बार फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर कोई राइट एंगल आपके अंदर में आता है, ये मान लीजिए राइट एंगल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, ये A है, इसको B है, इसको C मानते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होगा, सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं बाबू, इसको ऐसे सूचित करते हैं। और ये लंब भी हो सकता है। ये अगर लंब हुआ तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर थीटा कर देते हैं, अगर इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा मतलब 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी मान लेते हैं, और ये मानते हैं तो इससे थीटा के सामने वाला लंब ही होगा, एकदम फिक्स हो गया। थीटा के सामने वाला क्या होता है? फिक्स होता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, और जो बच जाता है वह क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है बाबू? आधार होता है, जिसको B से। अगर सपोज दैट अगर हम ऐसे करें, इसको A, इसको B, अभी थोड़ा सा उल्टा लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए इसको A, इसको B, इसको C लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मेरा तो कर्ण फिक्स है कि कर्ण हो जाएगा। कर्ण को सूचित किया जाता है S से।
और ये ऐसे होता है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा लेते हैं, अगर ये यहाँ पर थीटा, तो ये मेरा लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला वो लंब होता है। लंब को पी से ये जो बना बाबू आपका आधार, जिसको बी से सूचित किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ लिए, यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजा का नाम होता है। एक भुजा का नाम कर्ण होता है, दूसरे भुजा का नाम लंब होता है, तीसरे भुजा का नाम आधार होता है। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एस सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी सूचित करते हैं। और आधार को बेस बोलते हैं, अर्थात बी से सूचित इसको करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात। अगला टॉपिक मेरा है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात। देखते हैं इसमें क्या आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। इसको ध्यान से देखिएगा, हेडिंग दे लीजिए पहले, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात या निष्पत्तियां। निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका डिफिनेशन यह होता है कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की दो भुजा के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं, दो भुजा के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के नाम से या त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज मान लीजिए समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, समझिए कि ए है, ये बी है और ये सी। अगर हम इस पर गौर करें, तभी हमने आपको बताया बाबू कि अगर ये 90 डिग्री है, यदि भी 90 डिग्री हो तो ये बाबू कर्ण होगा। कर्ण मतलब एच। अगर इसको थीटा हम ये कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, जिसको पी, आई बच गया क्या बाबू, आधार, जिसको बी। कर सकते हैं ऐसा, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, अगर दो को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की संख्या होती है 6, कितने होते हैं बाबू, 6। कौन कौन होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, ये भी सुन लीजिए पहले। ऐसे तो जानते हैं, मैंने क्या इसका डिफिनेशन दिया, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ये होते हैं 6, और इसको याद रखना आपको। इसको हम कैसे हम याद कीजिए, याद कर लीजिए। याद करना आपको कैसे याद करना, देखिए याद करना, ये वो है साइन होता है, मतलब थीटा लगा तो थीटा लगा, ये अल्फा लगेगा तो अल्फा लगेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6। अगर आपसे हम पूछें, हमने तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बोले आप सर कि दो समकोण त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात, तो मान लीजिए हम दो भुजा का अनुपात, अगर मान लीजिए हम एक भुजा ले लेते हैं BC, मान लेते हैं एक भुजा ले लेते हैं BC या एक भुजा को AC ले लेते हैं, तो इन या त्रिकोणमितीय दो भुजाओं का अनुपात है। ये कौन सा दो भुजाओं का अनुपात को त्रिकोणमितीय, दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं या निष्पत्तियां कहते हैं। निष्पत्तियां कितने, अनुपात कितने, 6। ये किसका है, ये इसका है या इसका है या इसका है या इसका है, इसका है, इसका। देखिए ये किसके बराबर होगा, ये इस भुजा अपॉन ये भुजा किसके बराबर होगा, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC होगा बाबू। BC मतलब क्या है, इसके लिए BC क्या है बताओ, BC मेरा लंब P है ना, और AC मेरा क्या है, H, और P/H को क्या बताता है, साइन थीटा बताता है। क्या बताता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। P/H क्या होता है, साइन थीटा। आप कैसे जान गए कि P/H साइन होता है, आप कैसे जान गए कि P/H जो होता है सर साइन होता है, ये बात आप कैसे जान गए। तो आपको इसको याद करना होगा, इसको आपको याद करना है। याद करने का एक सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है। देखिए
याद करने का क्या ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुरंत फॉर्मूला यहाँ पर भरा जाएगा कि इसका पी बाई बी होगा, इसका क्या 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 होगा, सारा का एक करके भर देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक नाम याद आपको करना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या याद रखना हो, एक नाम याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद हो जाता है, जैसे हम लिखे हैं वैसा ही लिखना होगा। क्या याद करना हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। जैसे देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए 1 2 तीनों को ऐसे कर लिए, अब बटा दे दीजिए। अब बताइए पहला वाला जो आएगा वह होगा साइन का, देखिए साइन का आया था पीएच। दूसरा वाला जो होगा वो होगा कॉस का, और इस तीसरा वाला जो होगा वो होगा टेन का। क्या फॉर्मूला याद हो गया? क्या फॉर्मूला हमको याद करना पड़ा? नहीं। यानी कि साइन थीटा किसका किन दो भुजाओं का अनुपात बताता है? पी बाई एच का अनुपात बताता है। साइन थीटा किसका अनुपात बताता है? पी और एच का अनुपात है। कॉस किसका अनुपात है? बी बाई एच का अनुपात है। टेन किसका है? पी बाई बी का अनुपात है। ये तीनों सर, अगर मान लीजिए आप ये तीनों भरवाहू देते हैं, याद करवाहू देते हैं, ये तीनों फिर कैसे याद करेंगे? और आसान है, उससे भी आसान। पहले ये समझे, तो ये आप समझ गए। अब इसको याद करने का ठीक, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और याद करने का ठीक है, एक नाम याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये रखिए, पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, और तीसरा हो जाएगा क्या? वो टेन। आपको बता दें कि साइन का उल्टा, आगे हम बताएंगे इसमें, अभी याद अभी देखिए भरने के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? उल्टा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ ये उल्टा होता है, ये उल्टा कर दीजिए। ये p बाई एच है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? h बाई पी। देखिए ध्यान सुनिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक्स। ये तीनों तो याद हो जाए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। अब इस साइन का उल्टा होता है कौन? कॉस एक्स। तो कॉस, इसका उल्टा कौन होगा? पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी। कॉस का उल्टा होता है बाबू सेक, तो इसका उल्टा कौन होगा बाबू? इसका उल्टा कौन हो जाएगा? इसका बी बाई एच, एच बाई बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका उल्टा क्या होगा बाबू? इसका उल्टा हो जाएगा, देखिएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका बी बाई पी। ये आपको याद हो गया होगा। यानी कि आपसे आज बात कोई भी आज के बाद पूछेगा तो आप छो का मान बता सकते हैं। साइन बराबर क्या होता है? पी बाई एच। नहीं हो याद है तो क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी पहला वाला पी और हरि हरि एच, तो पी बाई एच साइन का होता है। दूसरा वाला पंडित बद्री बी हो गया, और हरि हरि एच हो गया, तो बी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद पी हो गया, हरि हरि बोल, तो बी बाई पी। इस तरह से आप लोग याद बी बाई बी याद कर लीजिएगा अपना। और ये याद हो गया तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दी। ये इसका उल्टा होता है तो ये इसका उल्टा कर दी। ये इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो पी बाई बी का उल्टा क्या होगा? बी बाई पी। ये आपको हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वास्तविकता में आप ये बात समझ गए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा और इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। बताना यह चाहेंगे कि आपने ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम आप पहले से जानते होंगे, याद होगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय आप पहले से जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना? कर्ण का स्क्वायर नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। 90 डिग्री के सामने वाला अगर 90 डिग्री है तो एक फॉर्मूला लागू होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कौन है? h, यहाँ लिख सकते हैं h का स्क्वायर, और लंब कौन है आपको बताओ? लंब बाबू BC, यानी p का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? AB, यानी कि b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। यानी कि आपको एक फार्मूला भी याद करना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस फार्मूला का सर उपयोग क्या है? हमको इसका उपयोग बताइए। ये बात को समझ में आए, क्यों रखते हैं इसको हम? इस फार्मूला को याद क्यों करें? आखिर कोई उपयोग है तो बताइए, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, नहीं याद करेंगे। हमको क्वेश्चन बनने से मतलब है कि चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या उपयोग है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है क्या, क्योंकि फिर तो हम बताएंगे ही ना। अब प्रैक्टिस से होता है, कोई चीज़ ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम बोले, कोई आपसे बोल दिया, ठीक है, मान लीजिए कि एक राइट एंगल है और आपको ये बात राइट एंगल है, यानी कि ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 90 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एच हो गया, ठीक है। आप जानवे करते अगर ये थीटा हम दे दे, ये थीटा दे दे या नहीं अभी दे, अभी हम नहीं दे तो इसको भी पी मान सकते हैं या इसको भी, नहीं दिया रहा तो इसको पी या इसको भी या इसको भी या इसको। अगर मान लीजिए 3 दिया है और ये दिया रहे आपका 5, ये दिया रहे 5, ये कैसे निकालेगा, ये कैसे निकालेगा, निकालेगा तरीका हम जानते हैं, इसको मान लेंगे x, इसको क्या मान लेंगे, जो नहीं दिया उसको x मान लेंगे, अब मानने के बाद निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री। अब जैसे ही कोई त्रिभुज 90 डिग्री हो जाता है तो इस फार्मूला लग जाता है, कौन सा फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या क्या फार्मूला लगता है, कर्ण का यानी सामने वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार, आधार हमको नहीं मालूम, आधार हमको मालूम है, सॉरी 3, आधार कितना मालूम है 3, इसको भी आधार बोल सकते हैं, इसको कोई डिफाइन, अगर इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब, इसको आधार मानेंगे तो इसको अगर लंब माने तो इसको आधार, अगर इसको आधार माने तो इसको लंब, तब मान लेंगे इसको आधार माने तो आधार मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और लंब कितना है, लंब तो कुछ था नहीं तो हम अपने आप मन से मान लिए थे x पे, तो x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस x स्क्वायर। देखिए तो 25 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर रूट अंडर 16, तो यानी कितना आंसर आ गया 4। तो मेरा निकल गया कि नहीं, x बराबर मेरा कितना निकल गया 4, यानी कि x का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। यानी ये फार्मूला आपको, ये जो फार्मूला है आपको अगर 2 को भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा निकालने में आपको सहायता प्रदान करेगा, और ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि हर बार 2 भुजा दी रहेगी, एक भुजा आपको निकालना होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक अगर आप सीख लेते हैं या समझ लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। एक आध क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं सर अब क्वेश्चन बन सकता है हमसे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको बताते हैं, देखिए बताते हैं, देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन है बाबू एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी क्या है, हम सिंपल क्वेश्चन बहुआ वाला, देखो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा AC 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए, चाहे AB 3 सेंटीमीटर दिया हो तो BC, AB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक समकोण त्रिभुज जैसे AC 5 और AB 5, तो पूछ रहा है आपसे कि साइन थीटा और ये थीटा दिया हो, ये क्या दिया हो आपको साइन, ये थीटा दिया हो, और थीटा ना देगा तो ए बोल देगा, थीटा ना देगा तो ए बोल दिया, इसका मतलब इसके सामने वाला भुजा, सी बोल दे यानी इसके सामने, अगर थीटा ना देकर क्या ये भी बोल सकता है, थीटा ना देकर ए बोल देगा तो ए के सामने वाला, अगर न तो सी के सामने, ए बोले तो ए के सामने वाला, सी बोले तो सी के सामने वाला। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का आपका वैल्यू पूछ दिया, क्या होगा बताइए आप, वाट पूछ दिया, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए कैसे बनाएगा, देखिए त्रिभुज ABC में चलिए, कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ कर्ण किसको पहचानने के लिए बताए थे, 90 के ठीक सामने वाला, 90 के ठीक सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है, लंब बताइए लंब, तो 90 के सामने वाला को लंब बोलेंगे, 90 सॉरी थीटा के सामने वाला को लंब, ये मेरा P बन जाएगा, क्यों P बना, क्योंकि थीटा यहाँ दिया तो थीटा के सामने वाला P,
आइए मैंने बी देखिए, तो लंब कितना है मेरा, लंब है आपका नहीं मालूम है, तो लंब नहीं मालूम तो पी ए का है, तो चाहे बी सी कर दो, लंब कितना है बी सी का स्क्वायर कर दो, या पी भी लिख सकते हैं, आधार कितना है 3 ना, तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और बी सी बराबर बी सी प्लस 9, तो बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 9, यानी बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, अर्थात बी सी बराबर रूट अंडर स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट 16, कितना आंसर आएगा 4। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सब क्या आएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको बताइए, अभी आप बताइए, अभी मैंने ये बात बताया है कि आपको अब निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। अब आपने फार्मूला अभी भी रटा है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, फिर से लिख रहे हैं देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये वाला पहला वाला साइन का हो जाएगा, दूसरा वाला मेरा क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा टेन का हो जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा मेरे को पी बाई एच, यहाँ लिख देंगे फार्मूला होता है इसका पी बाई एच, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, कॉस का फार्मूला होता है बी बाई एच, टेन का क्या होता है पी बाई बी, टेन का क्या होता है पी बाई बी। अब बताओ साइन में तुमने साइन पी कितना है तुम्हारा, पी कितना निकाल चुके, यहाँ से 4 निकाले, यहाँ 4 रख दो। अब साइन का वैल्यू तुम निकाल चुके हो कितना 4, यहाँ लिखो, इसका आंसर क्या होगा 4 बट्टा एच का वैल्यू 5, 4 बटा 5 आंसर, पहला का आंसर कंप्लीट। दूसरा देखो कॉस का क्या बी कितना तुम्हारा, देखो बी 3 मानो और एच कितना है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी की जगह 3, बी कितना निकालो 3 निकालो ना, और एच कितना निकालो 5 है पहले से दिया था, आंसर इसका 5। अब देखो 10 में देखो, 10 में देखो पी कितना है, पी 10 देखिए, पी मेरा 4 और बी कितना 3, तो पी ऊपर है 4 ये नीचे इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनता है अगले टॉपिक के लिए मैं अगले क्लास में अच्छी तरीके से और समझाने का प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो आपको ना समझ में आए उसको फिर से मैं समझाऊं वीडियो बनाकर, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा और बात कुछ याद करने के लिए आप लोग को दिए जा रहे हैं। अब इससे पहला चैप्टर बनाइएगा, पहला चैप्टर एनसीईआरटी हो, चाहे आपका भारतीय भवन हो, या चाहे आप केसी सिन्हा कोई बुक हो, एक चैप्टर बनाइएगा। अगर वह समझ में ना आए या दिक्कत हो तो हमें बोलिएगा, हम फिर से उस पर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है। अब सबसे पहला हम कुछ आपको रिमेम्बर करने के लिए कुछ दे रहे हैं, उसको देख लीजिए, उसको याद करके आइएगा बाबू, ठीक है। समझिए, देखिए कुछ याद करना है आपको पड़ेगा, और इसको याद करने से अगले क्लास में आपको काफी सुविधा होगी, ठीक है, बहुत सुविधा होगी, ठीक है। देखिए साइन का उल्टा ये पढ़ाए थे आपको, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, पता है ना। कॉस का उल्टा क्या होगा, एकदम सेम वही चीज, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेम वही वाला उतार देंगे एकदम, है ना, उल्टे ना लिखना है। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा पता है, ये आपको उल्टा हो जाएगा। बदलता किसमें है, अब देखिए अगला है बदलता, साइन थीटा बदलता है बाबू, क्या करता है बदलता है। अब उल्टा ये इसके उल्टा हुआ, और आपसे पूछेगा साइन किसका उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन। साइन बदलता है, साइन किस में बदल जाता है, साइन बदल जाता है कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा किस में बदल जाएगा साइन थीटा में। सेक थीटा बदल जाता है वो, सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, इसको रट लीजिएगा, फिर हम उसके बारे में बताएंगे कैसे कब बदलता है, क्यों नहीं बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, ये भी नहीं कभी नहीं बदलता, लेकिन कब नहीं बदलता उसके बाद में। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में, और टेन थीटा बदलता है कॉट में,
और cot थीटा बदलता है tan, ये बदलने वाला हो गया, ये क्या हो गया आपका बदलने वाला। और एक महत्वपूर्ण नोट्स जो हर बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन हर बार आती है, हर बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता ही तो आता ही है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, आप कैसे उसको हम बनाते हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा, इसको हो गया होगा आपको। और देखिए थोड़ा सा समझिए, एक होता है क्या कि पूरा नाम देखिएगा, सब ये सब जो क्यों निष्पत्तियां था वो संक्षिप्त रूप था, संक्षेप में लिखा होता, संक्षेप में लिखा होता, पूरा नाम नहीं था। तो देखिए किसका संक्षिप्त रूप है, साइन कॉस टेन। तो देखिए पूरा नाम, देखिए यहाँ पर पूरा नाम है, पूरा नाम इसका संक्षेप नाम, संक्षेप नाम। देखिए साइन जो बना है साइन से बना है, साइन थीटा से बना है, साइन थीटा, ये संक्षिप्त रूप में ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको संक्षिप्त रूप। और कोसाइन से बना है, कोसाइन थीटा से बना है कॉस थीटा, ठीक है, कोसाइन थीटा से बना है कॉस थीटा। और टेंजेंट से बना है, टेंजेंट थीटा से बना है टेन थीटा, ठीक है। और कॉट टेंजेंट से, कॉट टेंजेंट से बना है, कॉट टेंजेंट से बना है कॉट थीटा। और सेकेंड से बना है, सेकेंड, ये सेकेंड थीटा से बना है सेक थीटा। और कोसेकेंड से बना है, कोसेकेंड थीटा से बना है कॉसेक्स थीटा, कॉसेक्स थीटा। शुरुआत में आपको नाम याद करने में थोड़ा सा चाहट होगी, बोलने में दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, 6 में से 1 नंबर का हर साल एक बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देख सकते हैं। आपसे पूछेगा कि साइन किसका संक्षिप्त रूप है, ये लिखना होगा। कॉस किसका संक्षिप्त रूप, कोसाइन लिखना होगा। टेन किसका, टेंजेंट लिखना होगा। कॉट किसका है, कोटेंजेंट है। सेक किसका है, सेकेंड का। कॉसेक किसका है, तो को सेकेंड का, को सेकेंड थीटा का संक्षिप्त, इसका संक्षिप्त रूप है। इतना याद कर लीजिए। यदि कहीं पर दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिकॉल कर लीजिए, फिर से देखिए कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है। कहीं पर दिक्कत हुआ तो बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे। और इस तरह से आप इसका अच्छे जो भी आपको आज पढ़ाए हैं उसका लिखने के लिए लिखा हुआ आपको लोड करवा दिया गया है, उसको आप मतलब सेंड कर दिया है आपको, उसको उतार लीजिए, बढ़िया से फेयर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर पहला देकर आप बनाइए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।